हमारी इस नई गहन चर्चा में सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। जी, सभी को नमस्कार। इस शो का हमेशा से एक ही उद्देश्य रहा है, लेखों, शोध पत्रों और नोट्स के जो भारी भरकम ढेर होते हैं ना, उनसे ज्ञान की वो सबसे महत्वपूर्ण बातें निकालना जो सीधे तौर पर हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। और आज की ये गहन चर्चा कुछ ऐसी ही है। हमारे सामने जो स्रोत सामग्री है वो नोबेल पुरस्कार विजेता मनोवैज्ञानिक डैनियल kahneman और उनके सहयोगी एमोस ट्वेर्स्की के दशकों के शोध पर आधारित एक बहुत ही प्रभावशाली किताब है। बिल्कुल, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। आज का हमारा मिशन ये समझना है कि मानव मस्तिष्क वास्तव में निर्णय कैसे लेता है, हमारी सोच की परतें कैसे काम करती हैं, और इस पूरी प्रक्रिया के पीछे वो कौन सा गहरा संदेश है जो इंसानी फितरत की, मतलब हमारी असलियत की पोल खोलता है। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। आज की ये गहन चर्चा वास्तव में मानव मन की जटिलताओं का एक अद्भुत दर्पण है। पृष्ठभूमि में जो ये किताबों और अध्ययन कक्ष का शांत माहौल है ना, अंबु बिल्कुल आज के विषय की गहराई को दर्शाता है। एकदम सही। हम इंसान अक्सर ये मानकर चलते हैं कि हमारे फैसले पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में हैं। हमें लगता है कि हम बहुत सोच समझकर हर चीज का तर्क के आधार पर विश्लेषण करके ही कोई कदम उठाते हैं। लेकिन kahneman का ये शोध हमारी इस धारणा को पूरी तरह से चुनौती देता है। ये शोध हमें उन छिपी हुई ताकतों से वाकिफ कराता है जो हमारी चेतना के स्तर के काफी नीचे काम कर रही हैं। और यही बात हम इस शोध को इतना दिलचस्प बनाती है। स्रोत सामग्री के अनुसार इस पूरे शोध का सबसे बुनियादी हिस्सा हमारे मस्तिष्क के भीतर काम करने वाले दो अलग-अलग सिस्टम्स का विचार है। जी। kahneman इन्हें सिस्टम 1 और सिस्टम 2 कहते हैं। इसे समझने के लिए क्यों ना हम यहीं पर एक छोटा सा प्रयोग करें। बिल्कुल, बताइए क्या प्रयोग है। अगर मैं अचानक पूछूं कि 2 और 2 कितने होते हैं, तो दिमाग में क्या आता है? जाहिर है 4। इसके लिए तो सोचना भी नहीं पड़ा। बिल्कुल, लेकिन अब अगर मैं पूछूं कि 17 गुणा 24 कितने होते हैं, तब क्या होगा? अरे, अब इसके लिए तो दिमाग के पहियों को घुमाना पड़ेगा। इसके लिए ध्यान केंद्रित करना होगा, शायद मन ही मन संख्याओं को लिखकर गुणा करना होगा। हाँ, गुणा करना होगा और तब जाके जवाब आएगा जो कि 408 होना चाहिए। एकदम सही। और यही वो जगह है जहां हम इन दोनों प्रणालियों को काम करते हुए देख सकते हैं। जब मैंने 2 और 2 पूछा तो जो तुरंत जवाब आया वो सिस्टम 1 था। इसे हम तेज सोच कह सकते हैं। ये ऑटोमेटिक है, सहज है और इसके लिए किसी मेहनत की जरूरत नहीं होती। जैसे किसी बेहद गर्म चीज पर हाथ पड़ते ही झटके से हाथ पीछे खींच लेना। हाँ, ये हमारे विकासवादी अस्तित्व का हिस्सा है। लेकिन जब मैंने 17 गुणा 24 पूछा तो दिमाग का जो हिस्सा जागृत हुआ वो सिस्टम 2 था। जी। ये धीमी सोच है, ये तर्कसंगत है, लेकिन ये बहुत प्रयास और ऊर्जा की मांग करता है। जब अमन कोई अपनी कार की चाबियां भूल जाता है और पूरे रास्ते को याद करने की कोशिश करता है, तब यही सिस्टम 2 काम कर रहा होता है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि हम इंसान अक्सर खुद को सिस्टम 2 ही मानते हैं। मतलब अगर किसी से पूछा जाए कि वह कौन है, तो वो अपने उसी सचेत, तर्क करने वाले और विचारशील रूप को ही अपनी पहचान बताएगा। हाँ, कोई ये नहीं कहेगा कि मैं बिना सोचे समझे काम करने वाला इंसान हूँ। बिल्कुल, लेकिन वास्तविकता ये है कि ज्यादातर समय हमारा दिमाग सिस्टम 1 के ही नियंत्रण में होता है। मनोवैज्ञानिक इसे न्यूनतम प्रयास का नियम कहते हैं। लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। इसका मतलब है कि हम इंसान मूल रूप से आलसी विचारक होते हैं। एक तरह से हाँ, हमारा दिमाग शरीर की बहुत ज्यादा ऊर्जा खपत करता है, इसलिए वो हमेशा ऊर्जा बचाने की कोशिश में रहता है। जब स्थिति जानी पहचानी होती है तो दिमाग एक आरामदायक स्थिति में रहता है। इसे अंग्रेजी में कॉग्निटिव ईज कहा गया है। जैसे वो गुणा करने वाला सवाल। बिल्कुल, तब दिमाग में कॉग्निटिव स्ट्रेन पैदा होता है, तनाव पैदा होता है, और केवल तभी हमारा आलसी सिस्टम 2 अपनी नींद से जागता है। लेकिन अगर सिस्टम 2 इतना आलसी है और ज्यादातर फैसले सिस्टम 1 ले रहा है, तो हम रोजमर्रा की जिंदगी में इतने सारे जटिल फैसले कैसे ले पाते? यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। स्रोत सामग्री बताती है कि हमारा सिस्टम 1 ऊर्जा बचाने के लिए लगातार मानसिक शॉर्टकट लेता रहता है। मनोविज्ञान की भाषा में इन मानसिक शॉर्टकट्स को ह्यूरिस्टिक्स कहा जाता है। हाँ, ह्यूरिस्टिक्स। रोजमर्रा के छोटे फैसलों के लिए तो ये बहुत काम आते हैं, लेकिन गंभीर फैसलों में यही शॉर्टकट हमें भारी गलतियों और पूर्वाग्रहों की तरफ धकेल देते हैं।
अनजाने में ही हमारे आसपास के माहौल शब्दों या घटनाओं से प्रभावित हो जाते हैं। स्रोत में जर्मन जजों पर किए गए एक प्रयोग का जिक्र है जो रोंगटे खड़े कर देता है। अच्छा, वो क्या था? उन अनुभवी जजों को एक काल्पनिक केस में सजा सुनाने से ठीक पहले पासा फेंकने के लिए कहा गया। डाइस। जी, ये पासा इस तरह बनाया गया था कि इसमें हमेशा बड़े नंबर ही आते थे। जब जजों ने पासा फेंका और उसके तुरंत बाद सजा सुनाई तो देखा गया कि जिन जजों के पासे पर बड़ा नंबर आया था उन्होंने अनजाने में ही लंबी सजा सुनाई। क्या सच में? एक बेतरतीब पासे के नंबर ने इतने अनुभवी जजों के तार्किक फैसले को प्रभावित कर दिया? बिल्कुल। ये तो बहुत ही डरावना है। ये साबित करता है कि हम अपने फैसलों में उतने स्वतंत्र नहीं हैं जितना हम सोचते हैं। सही कहा। इसी से जुड़ा एक और बहुत प्रसिद्ध पूर्वाग्रह है जिसे हेलो इफेक्ट कहा जाता है। इसे एक सिद्धांत के जरिए समझाया गया है जिसका नाम है विज़ियाटी, WYSITI। हाँ, what you see is all there is। यानी जो दिख रहा है बस वही पूरी सच्चाई है। हमारा सिस्टम 1 किसी इंसान की एक अच्छी खूबी देखकर उसकी पूरी छवि अच्छी बना लेता है। बिल्कुल। जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी मीटिंग में बहुत आत्मविश्वास के साथ और अच्छे कपड़े पहनकर बोल रहा है तो सिस्टम 1 तुरंत ये मान लेता है कि वो व्यक्ति अपने काम में भी बहुत होशियार होगा। जबकि इन दोनों बातों का आपस में कोई संबंध नहीं है। जो जानकारी सामने उपलब्ध है हमारा दिमाग उसी को पूरी दुनिया मान लेता है और जो जानकारी गायब है उसकी परवाह तक नहीं करता। और अगर कोई बहुत ही जटिल सवाल सामने आ जाए तब सिस्टम 1 क्या करता है? स्रोत में प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन नाम के एक और शॉर्टकट का जिक्र है। ये बहुत ही चालाक शॉर्टकट है। हाँ, जब कोई कठिन सवाल सामने आता है तो हमारा दिमाग चुपचाप उस कठिन सवाल को हटाकर उसकी जगह एक आसान सवाल रख देता है और हम अनजाने में उसी आसान सवाल का जवाब दे देते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी से पूछा जाए कि आजकल आपके जीवन में कितनी खुशी है तो ये एक बहुत ही जटिल दार्शनिक सवाल है। लेकिन सिस्टम 1 तुरंत इसे एक आसान सवाल में बदल देता है। इस वक्त मेरा मूड कैसा है? इंसान अपने वर्तमान मूड के आधार पर अपने पूरे जीवन की खुशी का आकलन कर बैठता है। और इसी कड़ी में उपलब्धता या अवेलेबिलिटी का पूर्वाग्रह भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो जानकारी या घटना दिमाग में आसानी से आ जाती है हम उसे बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। इसके लिए कौन सा उदाहरण दिया गया है? इसे समझने के लिए बीमारियों और दुर्घटनाओं का उदाहरण बेहतरीन है। सांख्यिकी के हिसाब से देखें तो स्ट्रोक या दिल के दौरे से मरने की संभावना दुर्घटनाओं से कई ज्यादा होती है। हाँ, ये तो सच है। लेकिन मीडिया और अखबारों में दुर्घटनाओं की खबरें इतने नाटकीय रूप से दिखाई जाती हैं कि वे हमारे दिमाग में ताज़ा रहती हैं। इसलिए इंसान अक्सर बीमारियों से ज्यादा एक्सीडेंट या हवाई जहाज दुर्घटना से डरता है। ये पूरी तरह से सिस्टम 1 का एक धोखा है। तो इसका मतलब है कि हम मानसिक शॉर्टकट्स के एक ऐसे जाल में फंसे हैं जहां हम लगातार गलतियां कर रहे हैं। जी। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये है कि इन गलतियों के बावजूद इंसान खुद को बहुत समझदार मानता है। हाँ, स्रोत सामग्री में इस अति आत्मविश्वास पर काफी जोर दिया गया है। और ये अति आत्मविश्वास कई रूपों में सामने आता है। इसका एक रूप है हिंडसाइट बायस। हिंडसाइट बायस। हाँ, जब भी कोई बड़ी घटना घट जाती है तो पीछे मुड़कर देखने पर अक्सर लोग कहते हैं मुझे तो ये पहले से ही पता था या ये तो होना ही था। अरे हाँ, ये तो बहुत आम बात है। जबकि सच तो ये है कि घटना से पहले किसी को कुछ पता नहीं होता। ये हमारा दिमाग है जो घटना के बाद उपलब्ध हुई नई जानकारी के आधार पर पुरानी यादों को इस तरह बदल देता है ताकि दुनिया एक समझ में आने वाली कहानी लगे। ये तो कुछ ऐसा हुआ कि हम अतीत को समझ लेने का भ्रम पाल लेते हैं और फिर उसी भ्रम के आधार पर भविष्य की भविष्यवाणी करने लगते हैं। बिल्कुल। स्रोतों में निवेश का एक बहुत ही सटीक उदाहरण दिया गया है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 10 साल पहले बहुत सोच समझकर अपने सिस्टम 2 का पूरा इस्तेमाल करके किसी बड़ी टेक कंपनी में निवेश किया था, जैसे एप्पल हो गई। उस वक्त की परिस्थितियां और बाजार बिल्कुल अलग थे। लेकिन आज 10 साल बाद वो व्यक्ति पुरानी सफलता की याद के सहारे बिना कोई नया विश्लेषण किए दोबारा उसी कंपनी में निवेश कर देता है। उसे लगता है कि उसके अंदर निवेश करने का कोई खास हुनर है। और इसे ही तर्कहीन आशावाद या इर्रेशनल ऑप्टिमिज्म कहा जाता है। लेकिन एक मिनट रुकिए, अगर हमारा दिमाग इतने सारे शॉर्टकट्स लेता है, हम इतने पूर्वाग्रहों से भरे हैं और भविष्य को लेकर इतने तर्कहीन रूप से आशावादी हैं, तो फिर इंसान इस धरती पर अब तक बचा कैसे है? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है। मतलब मानव सभ्यता ने इतनी तरक्की कैसे कर ली? इसका जवाब ये है कि ये तर्कहीन आशावाद हमेशा बुरा नहीं होता। ये एक दोधारी तलवार है। एक तरफ ये नुकसानदायक है,
जैसे जब लोग लॉटरी की टिकट खरीदते हैं, गणितीय रूप से जीतने की संभावना न के बराबर है, फिर भी लोग पैसे बर्बाद करते हैं। हाँ, ये तो है। लेकिन दूसरी तरफ ये समाज के लिए एक वरदान भी है। सोचिए, आंकड़े बताते हैं कि दुनिया भर में ज्यादातर नए छोटे व्यवसाय पहले 5 साल के भीतर ही विफल हो जाते हैं। जी। अगर इंसान पूरी तरह से तार्किक होता और सिर्फ आंकड़े देखता तो कोई कभी नया व्यवसाय शुरू ही नहीं करता। बिल्कुल। ये तर्कहीन आशावादी है जो उद्यमियों को जोखिम उठाने, नई तकनीक विकसित करने और कुछ नया रचने की प्रेरणा देता है। पूरी पूंजीवादी व्यवस्था इसी जज्बे पर टिकी है। जोखिम की बात आई है तो यहाँ अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान का टकराव बहुत ही दिलचस्प हो जाता है। सदियों से शास्त्रीय अर्थशास्त्र यही पढ़ाता आया है कि इंसान इकोन्स की तरह होते हैं, यानी पूरी तरह से तर्कसंगत मशीनें जो हमेशा अपना फायदा नुकसान तौलकर फैसले लेती हैं। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़ें तो यही डैनियल कैनेमैन का सबसे बड़ा योगदान सामने आता है, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। उन्होंने प्रोस्पेक्ट थ्योरी के जरिए इस पुराने अर्थशास्त्रीय मिथक को तोड़ दिया। प्रोस्पेक्ट थ्योरी? हाँ, उन्होंने साबित किया कि इंसान जोखिम और पैसे का आकलन गणित के हिसाब से नहीं बल्कि अपनी भावनाओं और मनोविज्ञान के हिसाब से करता है। हाँ, और इसमें सबसे बड़ा विचार है लॉस अवर्जन, यानी नुकसान से बचने की तीव्र इच्छा। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। बताइए। मान लीजिए किसी को सड़क पर 1000 रुपए का नोट मिल जाता है। जाहिर है उसे बहुत खुशी होगी, लेकिन आप कल्पना कीजिए कि उसी व्यक्ति की जेब से 1000 रुपए गिरकर खो जाते हैं। स्रोत बताते हैं कि मनोवैज्ञानिक रूप से नुकसान का वो दर्द उस खुशी से दुगना ज्यादा शक्तिशाली होता है। बिल्कुल सही। इंसान को कुछ हासिल करने की खुशी से कहीं ज्यादा कुछ खोने का दर्द महसूस होता है, और इसके पीछे भी विकासवादी कारण है। वो कैसे? जंगल में रहने वाले हमारे पूर्वजों के लिए एक समय का खाना मिल जाने से ज्यादा जरूरी ये था कि वे किसी खूंखार जानवर का खाना ना बन जाएं। इसलिए हमारा दिमाग नुकसान के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो गया। यानी फायदे से ज्यादा नुकसान पर ध्यान जाता है। यही कारण है कि जब तक कोई बहुत बड़ी मजबूरी ना हो, लोग अमूमन जोखिम उठाने से बचते हैं और सुरक्षित विकल्प ही चुनना पसंद करते हैं। हम मशीन की तरह काम करने वाले इकोन्स नहीं हैं, हम डरे हुए इंसान हैं। ये सब जानकर ऐसा लगता है जैसे हम खुद को बिल्कुल भी नहीं जानते। जी। लेकिन इस चर्चा का सबसे गहरा और शायद सबसे ज्यादा आंखें खोलने वाला हिस्सा अभी बाकी है। किताब के अंत में एक ऐसी अवधारणा पेश की गई है जो हमारी अपनी पहचान पर ही सवाल खड़े कर देती है। हाँ। वो है हमारे भीतर मौजूद 2 अलग-अलग स्व या सेल्फ्स का विचार। ये मनोविज्ञान के सबसे खूबसूरत विचारों में से एक है। ये सिद्धांत कहता है कि हर इंसान के अंदर 2 अलग-अलग पहचान होती हैं। पहला है अनुभव करने वाला स्व, जो वर्तमान क्षण में जीता है, जो चीजों को उसी वक्त महसूस करता है, एक्सपीरियंसिंग सेल्फ। और दूसरा है याद रखने वाला स्व, जो अतीत का हिसाब रखता है और हमारी यादों की कहानियां गढ़ता है, जिसे रिमेम्बरिंग सेल्फ कहते हैं। और समस्या ये है कि इन दोनों के बीच बिल्कुल नहीं बनती। एकदम सही। यहाँ पर 2 अहम नियम काम करते हैं, पीक एंड रूल और ड्यूरेशन नेग्लेक्ट। इसका सीधा सा मतलब यह है कि किसी अनुभव की कुल अवधि कितनी थी, वो कितनी देर तक चला, इसका हमारी यादों पर कोई असर नहीं पड़ता। तो असर किस बात का पड़ता है? हमारा दिमाग किसी भी घटना को सिर्फ 2 मुख्य बिंदुओं के आधार पर याद रखता है। उस अनुभव के चरम पर कैसा महसूस हुआ, जिसे पीक कहते हैं, और उसके अंत में कैसा महसूस हुआ। इसे समझने के लिए एक बड़ा ही मजेदार उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि किसी बड़ी और शानदार शादी की दावत चल रही है। सजावट बेहतरीन है, संगीत शानदार है और कई तरह के लजीज पकवान परोसे गए हैं। लोग घंटों तक उस दावत का मजा लेते हैं। उनका अनुभव करने वाला स्व बहुत खुश है। बिल्कुल। लेकिन जब दावत खत्म होने वाली होती है और लोग विदा लेने लगते हैं तो उन्हें जो चाय परोसी जाती है वो बिल्कुल ठंडी और बेस्वाद होती है। और यही सारा खेल पलट जाता है। बिल्कुल। अब अगर अगले दिन किसी से उस दावत के बारे में पूछा जाए तो उसका याद रखने वाला स्व कहेगा, अरे यार शादी तो ठीक थी, लेकिन अंत में चाय ने सारा मजा किरकिरा कर दिया। उस एक ठंडी चाय ने उन घंटों के बेहतरीन अनुभव पर पानी फेर दिया। अनुभव की अवधि कोई मायने नहीं रखती, मायने रखता है कि अंत कैसा था। विडंबना ये है कि भविष्य के सारे फैसले हमारा याद रखने वाला स्व ही लेता है। भविष्य में वो व्यक्ति उस जगह दावत में जाने से कतराएगा, सिर्फ उस ठंडी चाय की याद की वजह से। और यही बात इस सिद्धांत को इतना महत्वपूर्ण बनाती है। हमारा अनुभव करने वाला स्व जो सच में जीवन को जीता है, उसकी आवाज दब जाती है
और याद रखने वाला स्व जो अक्सर गलत और पक्षपाती कहानियां गढ़ता है, वो जीवन के हर अहम फैसले पर हावी हो जाता है। तो इस सब का क्या मतलब है? इतने सारे पूर्वाग्रह, दो अलग अलग प्रणालियां, जोखिम को लेकर हमारा अजीब बर्ताव और हमारे ही भीतर मौजूद ये दो अलग अलग पहचाने, जो स्रोत हमारे सामने हैं, उनके आधार पर इस पूरी किताब का छिपा हुआ संदेश क्या है? अगर इस पूरी शोध सामग्री का निचोड़ निकाला जाए तो ये किताब वास्तव में मानव पतनशीलता पर एक बहुत ही विनम्र टिप्पणी है। ह्यूमन फैलिबिलिटी। जी, इसमें छिपा हुआ सबसे बड़ा संदेश यही है कि हम अपने जीवन के फैसलों में उतने स्वतंत्र, तार्किक और निष्पक्ष नहीं हैं जितना हम अहंकारवश खुद को मान लेते हैं। हमारा दिमाग, विशेष रूप से सिस्टम 1, दुनिया को समझने के लिए लगातार एक सुसंगत कहानी बनाने की कोशिश करता है, ताकि सब कुछ तर्कसंगत लगे। हाँ, वो आधी अधूरी जानकारियों को जोड़कर एक भ्रम पैदा करता है ताकि दुनिया एक सुरक्षित और समझ में आने वाली जगह लगे। तो क्या इसका मतलब यह है कि हम बस इस सिस्टम 1 के गुलाम हैं और कुछ नहीं कर सकते? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। असली संदेश इस भ्रम को तोड़ना ही है। हमें ये स्वीकार करना चाहिए कि इंसानी दिमाग हर समय एक संज्ञानात्मक भूल भुलैया या कहें कि विचारों के एक खदान क्षेत्र से गुजर रहा है, जहां हर कदम पर गलत सोच का विस्फोट हो सकता है। कॉग्निटिव माइनफील्ड। बिल्कुल। जब हमें यह एहसास हो जाए कि हमारी भावनाएं, आसपास का माहौल या सिर्फ दिमागी आलस हमारे फैसलों को प्रभावित कर रहे हैं, तो हमें तुरंत खुद को धीमा करना चाहिए, स्लो डाउन करना चाहिए। जी, हमें अपने सहज ज्ञान या गट फीलिंग पर आंख मूंद कर भरोसा करने के बजाय रुककर अपने सिस्टम 2 यानी तार्किक दिमाग से मदद मांगनी चाहिए। हमें अपनी ही आलोचनाओं पर भरोसा करना सीखना होगा। ये सच में एक ऐसा नजरिया है जो दुनिया को देखने का तरीका ही बदल देता है। अगर रोजमर्रा के जीवन में इस ज्ञान का इस्तेमाल किया जाए तो ये किसी महाशक्ति से कम नहीं है। सही कहा। चाहे कार्यस्थल पर कोई अहम नीति बनानी हो, जीवन भर की कमाई का निवेश करना हो या फिर व्यक्तिगत जीवन में रिश्तों को लेकर बड़े फैसले लेने हो, सिस्टम 1 और 2 की ये समझ कई खराब और विनाशकारी निर्णयों से बचा सकती है। बिल्कुल। जब भी कोई बहुत आकर्षक ऑफर सामने आए या किसी अनजान इंसान पर अचानक बहुत भरोसा होने लगे, तो ये समझना कि ये सिर्फ प्राइमिंग या हेलो इफेक्ट हो सकता है, रुककर सोचने का एक बहुत बड़ा मौका देता है। और यही इस गहन चर्चा का असली मकसद भी था। बिल्कुल। हमारे सभी सुनने वालों को अपना कीमती समय देने और ज्ञान की इस गहन चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आज की इस चर्चा ने इंसानी सोच और मस्तिष्क की कार्य प्रणाली को लेकर सोचने के कई नए दरवाजे जरूर खोले होंगे। और विदा लेने से पहले इस पूरी चर्चा के आधार पर सोचने के लिए एक नया और गहरा सवाल छोड़ना चाहूंगा। जी बताइए। ये शोध एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। यदि इंसानी यादें केवल पीक एंड रूल द्वारा गढ़ी गई कुछ चुनिंदा झलकियां ही हैं, और यदि हमारा सिस्टम 1 दुनिया को समझने के लिए लगातार झूठी और मनगढ़ंत कहानियां बनाता रहता है, तो जिसे हम इंसान की पहचान कहते हैं, क्या वो सच में कोई ठोस चीज है? या फिर इंसानी पहचान भी महज हमारे ही दिमाग द्वारा अपने आप को शांत रखने के लिए रची गई एक काल्पनिक कहानी भर है? शायद अगली बार जब इंसानी दिमाग खुद को किसी बात पर 100% सही माने, तो उसे एक पल रुककर सोचना जरूर चाहिए।